जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बेसिक मैथ पढ़ रहे थे। और बेसिक मैथ के जो कंटेंट्स हैं जो कि वन पेपर के हवाले से आपको ज़रूरी हैं देखने, वो ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किए थे आपको। और उसमें हमने जो कल लेक्चर स्टार्ट किए थे अपने बेसिक मैथ के, और आप अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि हमारा ये जो सेशन है इसमें हम अब तक जो है 11 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। और जो बेसिक मैथ का सब्जेक्ट है ये हमारा 12वां सब्जेक्ट है, और इसको कवर करने की हम कोशिश कर रहे थे। और इसके पहले लेक्चर में हमने जो लेक्चर 1 था जो कि कल हुआ था, इसके अंदर हमने इसकी जो आउटलाइन है वो डिस्कस करने की कोशिश की थी। और आपको ये बताया था कि इस जो सब्जेक्ट है इसकी बाउंड्री क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं और वो आपको वन पेपर के हवाले से ज़रूरी हैं। कल हमने नंबर सिस्टम से आगाज़ किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद एच सी एफ एलसीएम की बात की थी। उसके बाद एक्सपोनेंट्स की बात की थी। तो ये तीन बुनियादी तौर पे हम टॉपिक्स हमने किए थे। अब इसके बारे से मैं आपको बता चुका था कि कल जो चीज़ें हमने की हैं उनसे रेलेवेंट कुछ एक्सरसाइजेस थी जो कि पीडीएफ की फॉर्म में मैंने आपके ग्रुप के अंदर शेयर की थी। उन एक्सरसाइजेस का क्या मकसद है? उन एक्सरसाइजेस का मकसद ये होता है कि जो चीज़ आप लेक्चर में पढ़ते हैं उनकी फिर आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो उनमें जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपसे नहीं होते, उसमें इश्यूज होते हैं, वो फिर आप पूछते हैं और वो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। जैसा कि हसीब ने मुझे इन्होंने प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश की, दो तीन प्रॉब्लम्स जो इनको इश्यूज आए इन्होंने वो शेयर किए, उसका सोल्यूशन मैंने इनको बताया, ये सेटिस्फाई हो गए, इनको वो चीज़ क्लियर हो गई। अब बाकी सब ने मुझसे किसी ने नहीं पूछा, तो इसका दो ही मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि वो आपको सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो है ना ए टू जी समझ में आ गई हैं, ये भी हो सकता है। और ये हो सकता है एक कि आपने उस डॉक्यूमेंट्स को खोल के भी ना देखो। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ए टू जी जो है ना वो समझ में आ गया होगा। तो एक जो लास्ट एक चीज़ रह गई थी, वो जो लास्ट का एक चीज़ सबने पूछा था कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। वो एक साइड नोट पे तौर पे मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। वो हम क्लास के जो आज की जो क्लास होगी उसके एंड पे उस चीज़ को हम कवर करेंगे। तो उससे पहले हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसकी बात हम कर रहे थे कि एक्सपर्ट्स या पार, ये हमने बात कर ली थी। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब ये क्या चीज़ है? स्क्वायर रूट जो है ना इसको उर्दू में जज़र कहते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट है, ये उर्दू में इसको जज़र कहते हैं। ये उर्दू में इस वजह से बताता हूँ कि मे बी आपने उर्दू मीडियम अगर पढ़ा हो तो वहाँ से समझने में आसानी होती है। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे आप एक नंबर लिखते हैं, ये 5 है, इसके ऊपर इस तरह की अगर कोई अलामत बनी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 एक कमरे के अंदर है या इसके ऊपर एक छोटा सा छपरा है। ये नहीं समझना इसको, ये स्क्वायर रूट की अलामत है, ये जजर है। अब ये जजर क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर है ये बड़े जरूरी हैं। पहली बात है स्क्वायर क्या होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, मुरब्बा। मुरब्बा क्या होता है जी? कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पे 6 एक नंबर है, 6 की पावर अगर आप 2 कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये क्या है? 6 स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट जो है ना, इनफैक्ट उसका मतलब ये होता है, अब किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो उस नंबर की जो पावर है वो 1/2 होगी। स्क्वायर में पावर 2 होती है, जबकि स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती है। स्क्वायर में पावर 2 होती है और स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्या होती है? 1/2 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 6 का स्क्वायर ले लूं और इसके बाद इसका अंडर रूट कर लूं, अंडर रूट इसको कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं,
स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात। अगर मैं 6 का स्क्वायर कर लूं और इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट लगा लूं तो इसका मतलब ये क्या होगा? तो इसको मैं सिंपलीफाई ऐसे कर सकता हूँ, मैं कहूंगा 6 की पावर 2, और स्क्वायर रूट को अगर मैं खोलता हूँ तो मैं कह देता हूँ इसकी पावर क्या है, 1/2। तो ये दोनों पावर्स में है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और मैं कह सकता हूँ 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 से 2 जाएगा कट, तो 6 की पावर क्या आ जाएगी, 1। और किसी भी नंबर की जो पावर 1 हो तो उसका मतलब वो नंबर खुद ही होता है। तो ये बन गया 6। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कभी स्केयर आ जाए और स्केयर रूट आ जाए, दोनों किसी नंबर पे आ जाएं, तो वो सिंपलीफाई होके वही नंबर ही बच जाता है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, कट कटा जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्केयर रूट। तो ये तो है सिंपल, जो कि आप उसको समझ लेते हैं। अब स्केयर रूट अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको कैसे निकालना है, अब आपके सामने आ जाए 36 और इसका आपने स्केयर रूट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसका यह है कि आप इस सब कोशिश करें कि इस जो नंबर आपके नीचे स्क्वायर रूट के नीचे आया है, इसका आप स्क्वायर बना लें। अगर वो स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर के साथ वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। इस तरह ये 36 है, तो 36 का क्या बना लेंगे आप, 36 का बना लेंगे 6 का स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो वही बात, 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 की पावर 1 और ये बच गया 6। तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो तब है जब आपका फुल कंप्लीट स्क्वायर हो, लेकिन सम टाइम ऐसे होते हैं आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता या कोई बड़ा नंबर आ जाता है, तो उसका आप कैसे स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो मैं आपको करने का तरीकेकार बताता हूँ। आपके सामने एक नंबर में लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 125, और मैं कहता हूँ 125 का आप स्क्वायर रूट का आंसर मुझे निकाल के दें। तो आप कैसे निकालेंगे, इसका ये तरीकेकार होता है, आप 125 को यहाँ रखते हैं, ठीक है, फिर आप उसको राइट से ना जोड़े बनाते हैं, राइट से दो 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 के डिजिट्स बनाते हैं। तो ये दो दो के डिजिट्स, ये दो बन गए, फिर एक रह गया ना ये, तो एक ये इसका जोड़ा नहीं बनता तो इसका एक का एक रह जाएगा। ये आपने ऐसे बनाने हैं, राइट से शुरू करेंगे, पहले एक पूरा जोड़ा बनाया, फिर आगे एक रह गया तो एक, अगर यहाँ पे दो होते तो दो का एक जोड़ा बन जाता। इसको फिर आप करेंगे डिवाइड, और डिवाइड किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड आपने इस तरीके से करना है, 1 1 1 1, 2 2 2 4, ये टेबल याद रखना है, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 जो है ना वो 25, इस तरीके से। तो आप ये वाली मल्टीप्लाई इस्तेमाल करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मिसाल शुरू करेंगे 1, अब 1 है ना आपका, तो 1 का टेबल जाएगा और ये 1 है, यहाँ आगे भी 1 है, तो इसकी ये भी यहाँ भी 1 आएगा, और ये आपस में 1 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 1। तो आप ये तो आपको करना आता है, तो 1 में से 1 जब माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह आप आम डिवीजन करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जब यहाँ तो ऊपर से पूरे का पूरा ये जो, अब ये आप आमतौर पे जो आप डिवीजन करते हैं ना, तो 2 नीचे आता है, अब 2 नहीं आएगा, ये पूरे का पूरा जोड़ा नीचे आएगा। तो ये जोड़ा नीचे आया तो ये क्या बन गया, 25। अब 25 में तो पहले डिवीजन में ये होता है कि आप ये 1 को ही 25 में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 1 + 1 2, तो 2 आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो अब आप आगे देखने की इसको कोशिश करेंगे, 1 1 125, हाँ 125 का पूरा अब देखें इसके पूरा स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरा स्क्वायर करते नहीं है। अब यहाँ पे आ गया 2, अब 2 को जरा करेंगे, अब 2 पे ऐसे ही होगा, यहाँ पे जो आप नंबर लिखेंगे ना, तो यहाँ वो नंबर यहाँ भी लिखना है, यदि आपने 1 लिखा यहाँ लिखा था, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यानी कि ये नंबर सेम होगा। अब इसको जो भी होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं भी यहाँ 1 लिखता हूँ, तो यहाँ भी 1 लिखूंगा, और वो 1 11 ही होगा, वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, मिसाल को मैं लिखता हूँ 1, यहाँ भी आएगा 1 1, अब इस 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 21 और ये क्या बचा, 4। अब आगे पॉइंट्स आ जाएगा, अब आगे फिर पॉइंट जिस तरह लगता है पॉइंट्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद जीरो जीरो आती है, और आगे फिर गेम आगे चलती जाती है। खैर उसको आप छोड़ें, आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो कि जो आंसर आया वो 11 अशरिये कुछ है। तो इसका मतलब ये है
कि आपका जो 125 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 कुछ है। तो ये जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया है ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीकाकार होता है। हाँ जी, अब जरा मुझे बताइएगा कि स्क्वायर रूट निकालने का आपको तरीका है और स्क्वायर रूट का पता चला है आपको क्या होता है? जी बताइएगा। जी मैं बता देता हूँ सेकंड स्टेप। अब देखिए ना, ये जो मैथ है ना, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस दरकार होती है, ज्यादा डिटेल चीजें दरकार होती है। तो इसका आपने ये, इसी वजह से आपको मैं कहता हूँ यहाँ लेक्चर लें, फिर वहां से भी देखें, एडिशनल एक सोर्स है ना आपको, तो आपके लिए तो ये एक बेहतरीन हो गया, वहां से ज्यादा डिटेल से बताया हुआ है और यहाँ भी बता रहा हूँ मैं, तो दोबारा वो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैथ बड़ा मुश्किल है। अब आप देखें कि आप छठी सातवीं आठवीं का आप मैथ का कंटेंट उठाए ना, कितना ज्यादा है। और वो आप, अगर मैं आपको कहूँ ना कि मैं आपको 4 महीने में वो कराता हूँ, 4 महीने में मैथ नहीं करा सकता, इतना वास्ट कंटेंट है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे करना है, वो टिप्स आपको बताऊंगा, बाकी कोशिश फिर आपने खुद करनी है। मैं सेकंड स्टेप दोबारा बताता हूँ। इधर देखें, पहला, पहले तो वन वन आपने किया तो आपको ये पता चल गया कि वन वन से माइनस हो गया, नीचे 25 हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि ये यहाँ वन है और यहाँ वन है, इन दोनों का आपने क्या करना है, प्लस। तो वन प्लस वन क्या हुआ, टू। और टू यहाँ पे आ गया। अब आप टू यहाँ पे आ गए, अब आपने कोई नंबर के लिए डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे या वन लिखें, टू लिखें, जिस तरह होता है आप तरफ पे। तो यहाँ पे टू था ना, अब यहाँ पे वन लिखेंगे तो यहाँ वन लिखना है, टू लिखना है तो टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे यहाँ थ्री। अब मिसाल के तौर पर यार टू लिखते, टू लिखते यहाँ भी टू लिखते तो क्या हो जाता है, ये 22 मल्टीप्लाई बाय टू करना पड़ता, तो ये बन जाता है 44। और 44 तो आपका 25 से ज्यादा है, तो वो तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसी वजह से आपने वन लिखा और यहाँ वन लिखा। और ये, मैं एक और एग्जाम्पल करता हूँ, इससे कतः नजर एक और एग्जांपल करते हैं। अभी आपको ना एक और एग्जांपल से मजीद क्लियर हो जाए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, 225। मैं कहता हूँ इसका आप स्क्वायर रूट निकालें। कैसे निकालेंगे, वही बात, राइट साइड से इसके जोड़े बनाएंगे, ये दो जोड़े बन गए, इसके साथ कोई नहीं है तो ये बन गया, अंडर रूट लिया। वही बात, टेबल कौन सा लेके जाना है, वो बताया था ना, वन वन टू टू थ्री थ्री। टू टू नहीं कर सकते, फोर हो जाएगा, टू से फोर तो नहीं माइनस होगा ना। तो छोटा नंबर आप जिस तरह आप डिवाइड करते हैं वैसे ही वन होगा, यहाँ भी वन होगा, वन वन वन, वन बचा। ऊपर से पूरे का पूरा जोड़ा आएगा तो क्या बचा, 25। एक और एक को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू। अब टू के यहाँ वन लिखें, यहाँ वन, 21 हो जाएगा, तो 21 नहीं होगा। आगे बढ़ाएं, टू, 44 नहीं, तीन, चार, पाँच, पाँच लिखें यहाँ। अगर आप यहाँ पे पाँच लिखें और यहाँ पे पाँच लिखें, तो पाँच को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, पाँच को 25 से मल्टीप्लाई करें तो करके देखते हैं, 25 और पाँच को मल्टीप्लाई करें, पाँच पाँच 25, दो हो गया हासिल, पाँच दूने 10, 10 और दो 12, 125, पूरा 112। इसमें से माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आया क्या, 15। तो इसका मतलब ये है कि 225 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 15 है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब यह है कि अगर आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेना, या 15 का स्क्वायर आप ले लें, तो वो भी 225 होगा। ठीक है, तो ये भी दे सकते हैं, जब किसी भी स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है अगर आप उसका स्क्वायर ले लें तो वो जो स्क्वायर रूट से पहले जो वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए जी, अब आपको क्लियर हुआ है सीरत को और बाकी सबको? जी सब बताएं मुझे, ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ मेथड? ठीक हो गया, बस यही स्क्वायर रूट का बुनियादी कंसेप्ट था। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट हो गया, उसके बाद क्यूब रूट की बात की थी। अब ये क्यूब रूट क्या है, स्क्वायर रूट में जो पावर है ना वो क्या थी, 1/2 थी। अब क्यूब रूट में क्या होता है, जरा देखें। मिसाल के तौर पे एक नंबर है थ्री, थ्री की पावर टू, ये है थ्री का स्क्वायर, या थ्री के स्क्वायर रूट कर दूं, इसका मतलब ये है कि थ्री की पावर 1/2, तो ये है स्क्वायर रूट। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब थ्री की पावर में अगर थ्री कर लूं, इसको कहते हैं क्यूब, इसको उर्दू में कहते हैं मुकाब, मुकाब, ठीक है, मुकाब। और अगर मैं थ्री के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा लूं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो यहाँ अंडरस्टूड है टू है, अगर यहाँ पे मैं थ्री लिख दूं ना, थ्री लिख दूं,
तो इसका मतलब यह है कि 3 की पावर क्या है यहाँ पे, 1/2 नहीं होगी, फिर 1/3 होगी। तो ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। लेकिन जब नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट ही है, और जब 3 लिख देंगे तो फिर वो क्यूब रूट है। यही क्यूब रूट है, और कोई इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। बताइएगा जी, क्यूब रूट आपको क्लियर हुआ है? अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें फिर बाद में इस्तेमाल होगी क्वेश्चंस में। ये फाउंडेशनल चीज़ें हैं। क्लियर हो गया सबको? बताएं जी। ठीक हो गया जी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है जी, उस पे चलते हैं जी, वो है फ्रैक्शंस। अब ये कुछ कैंडिडेट्स को ना सी बहुत ज्यादा अच्छी समझ में आ रही होगी, और उसको बड़ी आसान सा लगी, कुछ को मुश्किल लग रही होगी। तो जिनको मुश्किल लग रही है ना, तो उनकी लाजमी सी बात है कि इसके अंदर मैथ के अंदर डेफिशिएंसीज हैं, तो वो एक तो छठी सातवीं आठवीं की किताब पढ़े, साथ में वो वीडियोस हैं वो देखें, तो उनको मजीद बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। बाकी बिल्कुल अगर आप कहें कि मैं आपको बिल्कुल इस तरह करके बताऊं जिस तरह बच्चों को सिखाते हैं कि 2+2 कितना होता है, तो ये 2 लाइनें, फिर 2 लाइनें, 1 2 3 4, ऐसे तो फिर नहीं हो सकता ना। उसमें फिर उनके साथ इन इनजस्टिस है जो जिनको वो चीजें आती हैं। तो अगला जी टॉपिक चलते हैं जी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है जी? फ्रैक्शन कहते हैं कसर को। कसर क्या होती है जी? ऐसा नंबर जो बट्टे की सूरत में हो। हाँ जी, अब देखिए ना, रबानी आपको कितना मोटिवेट कर रही है। रबानी, थैंक यू सो मच, आप इनको इतना मोटिवेट कर रही हैं। अभी भी नहीं ये वो क्लासें उसकी अटेंड करते, तो ये फिर क्या कह सकते हैं। बाकी देखिए कितना डिटेल्स आपको बता रही है कि वो आपने अटेंड कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब करेंगे जी, मुझे पता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है जी? कसर। कसर, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या होती है? आपने जिस तरह डिजिट्स कहे ना, कि ये 15 है, ये 20 है, ये 35 है, ये तो नंबर्स होते हैं। अगर ये बटे की सूरत में आ जाएं, बटे की सूरत में आ जाएं, तो फिर ये क्या बन जाती है? फ्रैक्शन, जिसको कसर कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2/3, 6/9, 13/20, ये सारी फ्रैक्शंस हैं। ये सारी फ्रैक्शंस हैं, ये सारी फ्रैक्शन है। बटे की सूरत में ये जो आ जाए वो एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन के आगे फिर दो टाइप्स है। एक है आपकी, क्या नाम है उसका, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो टाइप्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क है? देखिए, इसको एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि ये एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, यानी जो ऊपर बैठा है और एक नीचे है। आपको क्या लगता है, मिसाल के तौर पे एक आप गली में जाएं या घर में जाएं, एक बड़े शख्स ने छोटे बच्चे को उठाए हुए हो, तो आपको ये कैसा लगता है? अजीब नहीं लगता ना? ठीक लगता है ना? तो इस तरह के जो फिनोमिनन है उसको आपको प्रॉपर लगता है ना? तो फ्रैक्शन में भी ऐसा ही है। अगर आपका ऊपर वाला, जिसको ये भी लिख लें, न्यूमिनेटर कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। उर्दू में इसको कहते हैं शुमार कुनिंदा, और इसको कहते हैं मखरज, शुमार कुनिंदा मखरज, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अगर देखें आप, अगर बड़े शख्स ने छोटे को उठाया हुआ है तो आपको क्या लगता है, ये प्रॉपर लगता है? तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो, और ऊपर जो डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर है, वो छोटा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसी फ्रैक्शन जिसका जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर जो है ना, वो या बराबर हो
या नोमिनेटर जो है ना वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। जैसा कि किसी छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को या बड़े लड़की को या लड़के को उठाया हुआ है, तो अजीब सा लगता है ना, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस। फ्रैक्शन आपको पता चल गया, बट्टे में कुछ भी आएगा तो वो क्या है, आपकी फ्रैक्शन है। और फिर क्या है, फिर जब आपका उसमें आ जाएगा, आपका नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो प्रॉपर है। और अगर आपका न्यूमिनेटर जो है ना वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। या दोनों बराबर है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम अ, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया जी। 10 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को उठा हुआ, तो वो भी तो अजीब लगता है ना, इसी वजह से वो भी क्या है, इम्प्रॉपर। ठीक हो गया जी। ये तो दो हैं, अब एक तीसरी भी इसकी टाइप है। आपने कभी देखा होगा ऐसे लिखा होता है 5 2 3। ऐसी जो फ्रैक्शन होती है ना, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको सिंपलीफाई करने का ये तरीका होता है कि आप इन दोनों नंबरों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके जो न्यूमरेटर होता है वो इसके साथ प्लस करते हैं। वो और उसको आप लिखते हैं ऊपर, कैसे, जरा देखिए। 5 3 15, 15 + 2 17, 17 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 का 3 रहेगा। तो इसको सिंपलीफाई करने का ये तरीका होता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा कि आप सबको ये फ्रैक्शंस का क्लियर हो गया, फ्रैक्शंस की टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद जो फ्रैक्शन की बुनियादी जो कंसेप्ट है वो आपको पता चला हो, बताइए जी। सब बताएं। ठीक हो गया जी। अब अक्सर पेपरों में एक सवाल आता है, उसको जरा हम देखते हैं, कि दो फ्रैक्शन आपसे पूछता है, वो कहता है इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो वो भी जरा सीख लें आप। आपसे सवाल आ जाएगा, वो कहेगा कि 2/6, 3/9, 1/51, इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट है फ्रैक्शन वो कौन सी है, आप वो निकालेंगे। तो आप क्या करें, आपने कंपेयर करना है दो को। आप मिसाल इन इन तीनों में से आपने सबसे छोटी ढूंढनी है ना। तो आप क्या करते हैं, आप इसको ना, ये जो है ना, इसको आप कंपेयर करें इसके साथ, और फिर इसके साथ कंपेयर करें जी। कैसे करेंगे, आप कहेंगे 2/6 को यहाँ पे लिखूं, 3/9 को मैं यहाँ लिखूं, और फिर उसको आपने इस तरह मल्टीप्लाई करें। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 9 × 2 18, 6 × 3 18। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक हो गया जी। तो ये ना ये छोटी है ना ये छोटी, इन दोनों बराबर है। फिर आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, यानी 2/6 और 1/51, उसी तरह इन दोनों को, इन दोनों 51 × 2, 102 हो जाएगा ये 6, और ये करेंगे तो 6। कौन सा छोटा है, 102 छोटा है या 6 छोटा है, ये छोटा है ना। ये ऐसे लिखेंगे ना इसको, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर छोटा है तो इसकी ये वैल्यू भी छोटी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया 1/55 जो है ना, ये इन दोनों से छोटी है, तो आपने छोटी निकाल ली ना। तो छोटी निकालने का ये तरीका होता है। तो ये है फ्रैक्शन को कंपेयर करना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको मजीद इसमें से क्लियर हो जाए। एक आपके सामने क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि जनाब 2/7, 1/6, 1/10, इनमें से जो लार्जेस्ट है वो निकालो। आप सबसे पहले पहली को पकड़ें, दूसरी के साथ कंपेयर करें। 2 और 7, 1 और 6, आपने लार्जेस्ट ढूंढनी है। वही तरीका, 6 दूने 12, 7 1 7, ये 12 बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है ना, इधर वाली बड़ी है। इसका मतलब 2/7 जो है ना वो 1/6 से बड़ी है। अब 2/7 अगर 1/6 से बड़ी है ना, तो ये तो इससे बड़ी हो गई, तो ये तो गेम से निकल गई ना। अब ये बड़ी है, और इसको फिर आप इसमें से देखो, अगर ये इससे भी बड़ी है तो ये सबसे बड़ी है, अगर ये इससे बड़ी निकल आई है तो ये सबसे बड़ी है। ऑलरेडी से तो बड़ी है नहीं है। इसको अब इसके साथ कंपेयर करो, 2/7 और 1/10, वही बात। 10 दूने 20, 7 1 7, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब 2/7 ये इससे भी बड़ी है।
तो 2/7 जो है ना इन तीनों से बढ़िया है। हाँ जी, अब बताइए जी, ये जो कंपेयरिंग वाला सवाल है ये आपको क्लियर हुआ है कि फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं? ये अक्सर पेपर में पूछा होता है। ओके ओके जी, किसी को ना समझ में आया हो तो पूछे। ओके ओके, तो ये होती है कंपेयरिंग। चलो जी, अब तो समझ में आ गई है ना हारून? हारून वो आप सारी वीडियोस देखें, आपको मैं कहता हूँ मैथ की इची बीची क्लियर हो जाएगी आपको। जितने ल्यूसिड तरीके से, जितने सिंपल तरीके से, जितने आसान तरीके से मैंने वो मैथ आपको पढ़ाई है उस प्ले लिस्ट में बताई गई है ना, आपको वो कहीं भी इतनी लेमैन तरीके से, बच्चों के तरीके से उंगली पकड़ के कोई नहीं बताया। अभी इतनी मोटिवेशन के बाद भी अगर आप नहीं वो अटेंड करते ना, तो फिर जो है ना आपके लिए दुआ कर देंगे, इज्तिमाई दुआ। चलो जी, कंपेयरिंग हो गई। अब जी दो फ्रैक्शंस को आपस में प्लस माइनस कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। यहाँ तो हम एक एक टॉपिक का एक एक दो दो क्वेश्चन ही करेंगे ना, यहाँ तो हम एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना, करने चाहिए। अब है जी फ्रैक्शंस को आपस में प्लस माइनस डिवाइड कैसे करना है। तो आपके पास एक फ्रैक्शन है, मिसाल के तौर पर ये है 2/7 और है 9/17। इसको प्लस करना है, कैसे करेंगे? इसको प्लस करने का ये तरीका होता है कि आपके जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं ना, उनका आपने एलसीएम लेना होता है। उनका आपने एलसीएम लेना होता है। हाँ जी, हलवा रागरी सिद्रा, जब आप उस सेशन में आई थी ना, तो उस वक्त क्या हालत थी? सारे डरे हुए थे और कहते थे पत्नी मैथ हमें जो है ना खा जाएगी, रात को हमें ख्वाबों में आती है और हमारे दांत जो है ना डाल दिए मैथ ने। सारे डरे हुए थे, अब माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह है इंशाल्लाह जीके, जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो जीके भी इसी तरह आपको फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक हो गया जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तंग टीचर का काम है सिखाना। टीचर तंग होता है इसी तरह इस चीज से कि आपको कोई काम कहे और आप वो उसको बोदर ही ना करें डॉक्यूमेंट खोलने की। टीचर इस चीज से तंग होता है। सवाल पूछने से कोई नहीं तंग होता। अभी हसीब ने पूछे, आज हसीब आपने सवाल पूछे हैं तो आपको महसूस हुआ है कि सर तंग हुए हैं? नहीं सर, मुझे जवाब मिला है उनका। तो यही बात है ना, टीचर तंग होते हैं आपके आपके काम ना करने से, और आप डॉक्यूमेंट भेजें तो चलो जी देख लिया जी, आंखें ऐसे बंद कर दिए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, आपकी स्टोरी हम सुनेंगे सर रबानी आखिरी क्लास में इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आपने इन दोनों का लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का आपको तरीका पता है। अच्छा, एलसीएम को आप निकाल लेते हैं। और एलसीएम निकालने का ना एक और भी आपको मैं ट्रिक का तरीका बताता हूँ। ये तो थोड़ा मुश्किल आ गया ना। और मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने एक सवाल आता है, मैं इससे पहले ना एक आसान सवाल कर लेता हूँ। 2/6 प्लस 3/24, इसको करना है। अब आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, कैसे निकालेंगे? इसका एक तरीका है, आप ये करें, आप जिन नंबरों का एलसीएम निकालना है, 6 का निकालना है, 6 लिखें, यहाँ पे डैश लगाएं, आगे 24 लिखें। इसका आप एलसीएम निकालने के लिए आप इस तरह की ना दो साइन लगाएं, इसका बड़ा सा प्लस का लाइन लगाएं। अब आप वो नंबर यहाँ पे लिखे जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। कौन करता है जी? 2 करता है ना, करता है, छोटा से छोटा। 2 3 6, और 2 1 2, 2 दूने 4, 12 हो गया। अब आगे चले जाए। अब इन दोनों को कौन सा नंबर करता है? तो हमें पता है वो 3 करता है। 3 1 3, 3 4 12। अब इन दोनों को कौन सा करता है? तो इनको तो कोई नहीं करता। 4 को 4 करता है, 1 को तो नहीं करता। तो जिनको नहीं करता उनको वैसे ऐसे ही छोड़ दें। अब जो आपके सामने बन गया ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। यानी कि 2 × 3 + 1 × 4, यानी आप इनको मल्टीप्लाई करें। ये जो ये इस तरफ आया है, 2 3 6, 6 4 24, इसका मतलब आप कैल्शियम क्या है?
24। तो ये भी एलसीएम निकालने का एक तरीकेकार है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे 24 एलसीएम निकाला, यहाँ पे नीचे लिखेंगे 24। अब आप टेबल लिख दिए। 6 का टेबल 24 पे कितनी बार जाएगा? 6 4 24, 4 24, 4 दूने 8, प्लस 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे, एक आएगा, एक मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 और 3 11, 11/24। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसको करें 7 को और 17 को। 7 को और 17 को अब इनके दरम्यान में कोई कॉमन नहीं है। अब जरा देखना 7 का 17 का टेबल लेके जाए। 17 के 17, 17 दूने 34, 17 3 51, ठीक है। 17 4 68, ठीक है। तो ये आपका कहीं पे कॉमन नहीं आएगा, ये एंड पे जाके 17 मल्टीप्लाई बाय 7 ही कॉमन होगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 7 ही कॉमन होगा। तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, वहीं से कॉमन होगा। 7 7 49, 9, 7 के साथ 7 और 2, 7 7 9, और 7 के साथ 7 और 4 11, 119। तो इसका एलसीएम आएगा 119। 7 को 17 बार, 17 दूने 34, 17 को 7 7 9 7, 963। इसको कर दें प्लस, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 97/119। तो आपकी फ्रैक्शन ऐसे आपकी एडिशन होती है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, बताइए जी, फ्रैक्शंस की एडिशन आपको समझ में आ गई है? बताइए जी, फ्रैक्शन की एडिशन आपको समझ में आ गई है? ओके हो गया जी, ओके हो गया जी। सर कहाँ पे हैं? आज उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा। सर कहाँ हैं आप? सर क्लास में हैं? क्या मसला है सर, आज की तबीयत ठीक है आपकी? आपके मैसेज नहीं आ रहे। सर से पूछते हैं ना, सर तो हमारी। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कोई कोई इशू नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप जरा परेश नहीं नहीं, जो बोलने वाला अगर जो स्टूडेंट है वो खामोश हो ना, तो फिर परेशानी होती है। कहते हैं वो क्यों आज परेशान तो नहीं है कोई? तो समझ में आ रही है या नहीं, ये बता दें। कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं तो वैसे अ, भी आप। जी जी। सर मैथ मैथ के वाले से पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, क्योंकि मेरा तो आपके साथ ये थर्ड सेशन है मैथ का। इसलिए मैं चुप हूँ, मैंने कहा बाकी लोग बोल लें, क्योंकि ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स हैं, मैंने आपसे पढ़ी हैं तो मुझे आती हैं ये सारी चीजें ना। तो इसलिए मैं फिलहाल चुप हूँ, आगे मुझे कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर बोलूंगी। चले, नहीं नहीं, आप खामोश अच्छी नहीं लगती हैं, आप हंसती खेलती बोलती अच्छी लगती हैं। वो बस असल में आजकल रूटीन ऐसे है ना, बच्चे दिन को सोते हैं तो फिर वो लेट सोए हैं, इस वजह से फिर वो शोर था तो मैं बस चुपचाप सुनती रही हूँ खाली। तो गोगू सो गया है? हाँ, सोए हैं बस, वो अभी थोड़ी देर हुई। वो सारा दिन भागती है तो फिर कैसे सोए? इसलिए मैं कहती हूँ कि क्लास की टाइमिंग 9:30 की बजाय 10 कर दें। नहीं वो तो कर लेंगे, लेकिन बाकी आपके जो माशाल्लाह क्लास फेलो, वो अभी भी कुछ जो है ना, वो भी एक अभी लैपटॉप पे गिरा है और उसका लैपटॉप भी नीचे गिर गया है। नींद में उसको, नींद में स्क्रीनें भी दो दो नजर आती हैं। तो गलबा हो ना नींद का। ड्यूरिंग क्लास तो सर नींद आती भी नहीं है। नहीं, क्लास में ज्यादा अच्छी नींद आती है। मुझे एक अपने स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो है ना, आपकी आवाज में इतनी बेहतरीन सर लोरी है ना। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो आपने ही मुझे कहा है। तो होता है नहीं ये। सर, हमें तो नहीं आती नींद, क्लास में तो नहीं आती, हाँ क्लास एंड होती है तो फिर आने लगती है। चले, अच्छी बात है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, बस सीएन से पूछ लिया है। बोलने वाला बंदा खामोश ना हो बस। तो फ्रैक्शन की एडिशन हो गई जी, फ्रैक्शन की इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी आप कर लेंगे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी आप कर लेंगे, और डिवीजन भी आप कर लेंगे। ये फ्रैक्शंस के सारे आप
क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लें। अच्छा, अब आपसे जनाब आगे चलते हैं, जो डेसिमल्स वगैरह देखते हैं। डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल जिसको आप कहते हैं अशारिये वाले सवालात। अशारिये वाले क्या होते हैं जी? मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, एक नंबर है 15, एक नंबर है 15.25, तो ये डेसिमल नंबर है। इसमें ये जो पॉइंट आ गया ना, जिसको अशारिया कहते हैं, ये डेसिमल है। ठीक है जी। अब ये डेसिमल वाले नंबर भी बड़े जरूरी होते हैं। ठीक है। और ये जो डेसिमल के बाद नंबर आते हैं, इनकी वेटेज कम होती है। वेटेज इनकी ज्यादा होती है जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, जरा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब एक नंबर है, मिसाल के तौर पे है 15.25। मैं आप इसको आपको कहता हूँ कि एक नंबर है 1.5। आप इन दोनों को आपस में करेंगे ऐड। कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने का ये तरीका होता है कि 15.25 लिखेंगे और उसके पास 1.5, ये अशरिये को अशरिये के नीचे लेकर आए, यहाँ लेकर आए। उसके बाद क्या है, इधर राइट साइड पे 5 है, लेफ्ट साइड पे क्या है, 1 है। ये रह गया। बाकी जो बच गए हैं ना, उसके नीचे जीरो लगा लें। यहाँ कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ कुछ नहीं है, जीरो। बस करें जी प्लस। 5 है के 5, 5 और 2 7, इशारिये का नीचे इशारिया, 5 और 1 6, और 1 का 1। इस तरीके से आप प्लस करेंगे, माइनस भी करेंगे। माइनस में आप क्या होगा कि माइनस में वो जो आप उसमें से लोन लेते हैं, वो वहाँ से वैसे ही लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें अहम चीज़ ये है कि आपने इसकी प्लेसमेंट सही रखनी है। प्लेसमेंट रखने का जो तरीका है ये आपको बताना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। आपके सामने एक नंबर है 2.5, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। कैसे करेंगे? नॉर्मल जो नंबर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही करेंगे। एंड पे जो आपका ये जो इशारी है ना, ये इसकी प्लेसमेंट सही रखनी है आपने। कैसे, जरा देखें। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 2 गया, 5 दूने 10, 10 और 2 12, 5 एक 5, 2 एक 2, ऐड कर दें 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 375। यहाँ काउंट करें जी, इशारिये के बाद कितने नंबर हैं? यहाँ एक नंबर है, एक नंबर यहाँ पे, दोनों नंबर, तो 2 नंबर है। तो यहाँ से 1 और 2, यहाँ से इशारिया, और 3.75 आपका जवाब आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने इसके इशारिये वाले सवालात करने हैं। ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट्स वाले ऐसे होंगे। अच्छा, अब चले जाते हैं, एक डिवाइड का कर लेते हैं। डिवाइड का भी हो जाएगा इसी तरह। डिवाइड का है कि मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ कि 15.25 है, और आपको डिवाइड आ गया है 1.2। कैसे करेंगे जी? इसका सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि आप पॉइंट्स को ना ख़त्म करें। अब पॉइंट्स को जब ख़त्म करते हैं ना, याद रखिएगा, अब यहाँ पे आप पॉइंट्स को यहाँ ख़त्म करेंगे ना, तो पॉइंट्स के राइट साइड पे जितने नंबर हो ना, उतनी जीरोज आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 15.25 का अगर आप पॉइंट ख़त्म करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉइंट तो ख़त्म आपका हो जाएगा, लेकिन इसके बट्टे में क्या आएगा, इसके बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। यानी पॉइंट के राइट साइड पे जितने नंबर है, उतनी जीरोस के साथ एक आएगा। ठीक है, तो ये लाजमी आपने डिवाइड करना होता है। तो इधर भी ऐसे ही होगा। आप जब ये यहाँ पे करेंगे तो नीचे क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 होगा। और यहाँ भी पॉइंट खत्म करना है, यहाँ भी खत्म करेंगे। ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे फिर जब आपने किया तो इसके, अब इसके नीचे है ना, इसके ऊपर जाएगा। तो ये क्या होगा, ऊपर कितने जाएंगी, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक जीरो और साथ एक। तो ये है। अब तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना आता है। इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगी, बाकी आप करें 5 का टेबल यहाँ होगा, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 0, 5 5 25। ये हो जाएगा 305, और डिवाइड भी कितना होगा, 2 दूने 4। कर लें जी, 305 डिवाइड बाय 4, 4 7 28, 2 बचा, ऊपर से आया 5, 4 5 4 20, 6 4 24, 4 24, एक बचा, अशारिया अशारिया लगा ले, जीरो आया ऊपर से, 4 दूने 8, 2 बचा, ऊपर से फिर जीरो आया, जीरो, 4 5 20, दो दो था ना, यहाँ 5 हो गया 20, और ये हो गया खत्म।
तो आपका बन गया 76.25। इस तरीके से आपने डिवीजन करनी है। बताइए जी, आपको फ्रैक्शन की जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, यह सबको क्लियर हो गई है? बताएं जी, इसी तरह की चीजें हैं, सब बताएं। ओके ओके जी। अब जी हम करते हैं जी, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई लंबे छोटे टॉपिक्स नहीं है। वो क्या टॉपिक है जी? वो है कि आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट जगहों पे जब आपके सामने कोई मैथ का एक्सप्रेशन आ जाए तो डिफरेंट किस्म के आपके पास एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं, और आपको डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशन नजर आते हैं, और आपको देखना होता है कि आपको पहले क्या करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 2 + 6 - 9 डिवाइड 3 × 18। इस तरह का सवाल आ जाए, इस तरह के सवाल में आपने किसको कब सॉल्व करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको तरतीब का नहीं पता होता फिर आंसर डिफरेंट आता है। जरा इसी एग्जांपल को जरा देखें ना, कैसे फर्क आता है। आपको पहले प्लस आप करें, 6 + 2 8, 8 और उसके बाद -9 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 15×3 = 45 डिवाइड 9 माइनस 8, 8 - 9 -1, -1 डिवाइड बाय 45 -45। आंसर है आपका -45। अब आप डिफरेंट एक और तरतीब से करें, आप इस तरह करें 2 प्लस इसी तरह रहे 6 - 3, 6 - 9 -3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है आपको 2 - 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 15×3 = 45, 2 - 45 तो ये हो जाएगा -47। तो यहाँ डिफरेंट जवाब है, यहाँ डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका ऑपरेशंस का ऑर्डर को ख्याल रखें तो आप हर वक्त आपके पास डिफरेंट जवाब आएंगे। तो इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंसदानों ने, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक रूल बनाया। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, उस रूल का नाम क्या है, किसी को पता है? बल्कि मैं खुद बता दूं। एक रूल बनाया जिसको कहते हैं बोर्ड मैस रूल। बोर्ड मैस रूल, बोर्ड मैस रूल, बिल्कुल जी बताया इन्होंने। बोर्ड मैस रूल क्या कहता है कि आपके जब डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशन आ जाए, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर। अगर किसी जगह पे कोई ऑर्डर है, कोई पावर है, कोई एक्सपोनेंट है, उसको सॉल्व करना है। फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इस रूल को मद्देनजर रख के ही आपने क्या करना है, आपने सारे सवालात को करना है। अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका कहने का मकसद है। इस तरह का सवाल आपके अक्सर पेपरों में जरूर पूछा जाता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। तो जी सवाल है, यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, 3 + 6 मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 डिवाइड 3 - 7। ये एक्सप्रेशन है, इसको हम बोर्ड मैथ्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं जी। वो मीन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब पावर, पावर है ना, 2 की पावर 3 है, इस तरह की चीज है। अब आप बोर्ड मैथ्स की तरफ देखें, अब आपको क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है, पहले इसको सोल्व करें। 3 + 6 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया, 5 + 4 9 डिवाइड 3 - 7, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। कोई ऑर्डर है, कोई पावर है इन्वॉल्व नहीं है।
फिर क्या है, डिवीजन। डिवीजन पढ़ी है बिल्कुल जी। 3 + 6 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करो, 9 / 3 3 माइनस। अब को डिवीजन भी नहीं है, अब मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन को करेंगे। ये रूल देखे ना, सबसे पहले प्रेफर करना है आपने ब्रैकेट्स को, दूसरे नंबर पे ऑर्डर को, तीसरे नंबर पे डिवीजन को। जब एक ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑर्डर को देखें, ऑर्डर नहीं तो डिवीजन को देखें। अब इसमें ब्रैकेट भी नहीं है सारे में, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो है ना, तो इसके ऊपर तरजीह देनी है। 3 + 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 क्या होता है, 18 -7। अब पता चल गया आपको, जब मल्टीप्लीकेशन नहीं, अब उसको एडिशन है। 8 और 3, 18 और 3 21। अब तो रह ही एक ही गया है, 21 में से 7 चला गया तो 14। तो ये आपका जवाब है। तो आप इस रूल के मुताबिक करेंगे तो ये जवाब दुरुस्त आएगा। जब रूल को वायलेट करेंगे तो आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो आपने हमेशा इस बोर्ड मैथ्स रूल को अपने जहन में रखना है, और इस तरह के सवाल आपके पेपर में लाजमी आ जाते हैं। अब जी मुझे बताइएगा, सबको बोर्ड मैथ्स क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ? ये छोटे छोटे टॉपिक है, हम जल्दी जल्दी कवर करते जा रहे हैं। बताएं जी, सबको ओके हो गया जी? ओके ओके जी। अब एक परसेंटेज वाला टॉपिक है, वो थोड़ा लेंथी है, हम उसको कल पे ले जाते हैं। हम कोई और छोटा टॉपिक कर लेते हैं। हम्म, चलो जी, हम चले जाते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाते हैं। यहाँ तक आ चुके हैं, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। अब आपने अपनी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किस्म की जो शेप्स हैं वो आपने लाजमी देखी होंगी। कुछ क्लोज शेप्स होती हैं, कुछ ओपन शेप होती है, हम सिर्फ क्लोज शेप्स की बात करते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप में से किसी को पता है कि सर्कल कभी आप देखा हुआ है? सर्कल, सर्कल शेप आप सबने देखी है? बताइए जरा, आप में से किसी ने सर्कल शेप देखी हुई है? बताएं। कैसे होती है सर्कल शेप? किसी को पता है? लाइक ए बॉल राउंड, रेक्टेंगुलर तो सर्कल नहीं होती। अच्छा जी, देखिए कोई बात नहीं। सर्कल शेप ये होती है एक ऐसी शेप, ऐसे गोल, जिसके अंदर एक ऐसा पॉइंट हो, उस पॉइंट से आप उसकी बाउंड्री तक अगर चले जाएं, तो जिस जिधर से भी जाएं डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल ये भेजा है सीरत ने, ये सर्कल की शेप है। तो ऐसी शेप को सर्कल कहते हैं कि आप उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट जिससे आप उसकी बाउंड्री तक चले जाएं, तो जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम होगा, ये जितना भी डिस्टेंस है ना, ये सब सेम है। तो ऐसी शेप को सर्कल कहा जाता है। और इस पॉइंट को, जहाँ से वो जो डिस्टेंस सारा सेम है, उसको उसका मरकज या सेंटर कहा जाता है। मरकज या क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है उसको। सेंटर कहा जाता है, मरकज या उसको सेंटर कहा जाता है। और ये जो बाउंड्री है, इस तक सारों का डिस्टेंस सेम होता है, ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। आपका उस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला है, जो कि हर पॉइंट पे एक जैसा रहता है, उसको रेडियस कहते हैं। उसको रेडियस कहते हैं। उसको रेडियस कहते हैं।
और अगर आप एक पॉइंट से सर्कल से शुरू करें और आप उसके सेंटर में से गुजर कर दूसरे पॉइंट तक चले जाएं, तो जो डिस्टेंस होता है आप इस सारे डिस्टेंस को डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर है ये रेडियस के दुगना होता है। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है और ये इसे यहाँ से ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बना ना। तो आप कह सकते हैं कि जब दो रेडियस मिलाएंगे तो एक क्या बनता है, डायमीटर। ये तो आपको पता चल गया। अब अब ये जो सर्कल है इसके अंदर का जितना भी एरिया है, यानी जो घिरा हुआ एरिया है, इसका जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। ये इस सर्कल का एरिया है, पाई आर स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आप सर्कल के रेडियस को स्क्वायर ले लें, उसका मुरब्बा ले लें, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगा, ये उसका एरिया बन जाएगा। ये तो एरिया हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये उसका आपका क्या हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया। एक और टर्म है, अगर आप सर्कल के इस पॉइंट से अब इस तरह शुरू करें कि आप सर्कल को ना यहाँ से तोड़ दें, तोड़ दें जिस तरह आप धागे का एक सर्कल बना लेना, आप उसको एक जगह से तोड़ दें, तोड़ करके इसको लिटा दें, तो ये ऐसे लंबा नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा इसको कहते हैं एक सर्कल की टोटल आउटर लेंथ। आउटर लेंथ ऑफ ए सर्कल। यानी अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, चक्कर करके अब यहाँ पहुंचे हैं, तो ये सर्कल की आउटर लेंथ है। सर्कल की आउटर लेंथ होती है, इसको सर्कल का सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस, या इसको उर्दू में मुहीत कहते हैं, दायरे का मुहीत, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो 2 पाई आर है। 2 पाई आर है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का जो रेडियस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, वो डी के बराबर होता है। और सर्कल का जिस पॉइंट से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस सेम होता है उस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। तो बताइए जी, ये जो सर्कल की बुनियादी मैंने आपको बातें बताई है, ये सबको क्लियर हो गई हैं? ये आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़े हुए हैं सारी बातें। मैं बता देता हूँ, बाकी सबको क्लियर हो गया। मैंने ये बताया है कि आपके सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है इसको आप रेडियस कहते हैं, और ये एक रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है। तो एक ऐसा किसी सरफेस पे, किसी सरफेस पे सर्कल से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें जो कि उसके सेंटर से होती हुई दूसरी बाउंड्री तक पहुंच जाए, तो इसको कहते हैं आपकी, वो डायमीटर है। वो डायमीटर आपके जो रेडियस है उससे डबल होता है, लाजिम बात है। आप यहाँ से ऐसे गुजार लें, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, तो दो रेडियस के बराबर आपका एक डायमीटर। ठीक हो गया जी, हसीब क्लियर हो गया आपको? ठीक हो गया। इसमें से फिर डिफरेंट किस्म के सवालात हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको किसी सर्कल का वो रेडियस दे देगा और कहेगा आप इसका एरिया निकालें, आप एरिया आप ऐसा निकालेंगे। किसी में आपको सर्कल का एरिया दे देगा, वो कहेगा इसका आप रेडियस निकालें, तो ये आप निकाल सकते हैं। पाई की जो वैल्यू हुई है 3.14 होती है। सरकमफ्रेंस क्या है, वो 2 पाई आर है। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि पाई क्या है, पाई जो है ना, पाई याद रखिएगा, पाई को यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। पाई अगर आप निकालना हो तो ये 2 आर है ना, 2 आर को यहाँ डिवाइड कर दें, यहाँ डिवाइड कर दें, 2 और 2 और कट जाएगा और ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू, पाई की जो तारीफ है वो ये है, पाई इज इक्वल क्या होता है, C/2 R। आप किसी भी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उसको, उसके ये 2 R को हम डी कह सकते हैं, उसको अगर आप डायमीटर पे डिवाइड कर दें तो वो पाई आता है, इसको पाई कहते हैं। यहाँ से आप पाई भी निकाल सकते हैं। ये हर सर्कल के लिए हर सर्कल के लिए जो पाया है वो सेम होगा। आप तो कोई भी सर्कल ले लें, आप अपनी मर्जी के सर्कल ले लें,
इतना सा सर्कल ले लें, इतना सा सर्कल ले लें, बहुत बड़ा सर्कल ले लें, आप उसका सरकमफ्रेंस निकाल लें। आप घर में एक्सपेरिमेंट बल्कि निकाल लें, धागे निकालें डोरी का, इतना सा सर्कल बनाए, कोशिश करें बिल्कुल बेहतरीन फाइन सर्कल। फिर आप उसको तोड़ें और उसका फिर आप क्या करें, उसको उसका निकालें कितनी उसकी लेंथ है, ये जो लेंथ होगी वो उसका सर्कमफ्रेंस होगी, उसको उसको नोट करके एक जगह लिखें। फिर उसको डिवाइड करें, उस सर्कल का जो आपने बनाया था ना, उसका जो रेडियस आया था, उस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपका डायमीटर बन जाएगा। आप उसके सर्कमफ्रेंस को उस डायमीटर पे डिवाइड करें। आप हैरान होंगे कि आपने इतना सा सर्कल बनाया, इतना सा सर्कल बनाया, इतना सा सर्कल बनाया, इतना बड़ा सर्कल बनाया, सब के लिए आप देखेंगे कि आपका जवाब पाए आएगा। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है पाए की। इसी वजह से पूरी दुनिया में एक पाए डे बनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है पाए डे के नाम से। इस दिन क्या होता है, जो मैथ के टीचर हैं वो बच्चों को कहते हैं कि आप घर से कल जब आए तो डिफरेंट किस्म के केक लेकर आए, और वो साइजेस उनको कहते हैं आप डिफरेंट साइजेस लेकर आए। तो कुछ बच्चे छोटे केक लेकर आते हैं, कुछ बच्चे बड़े केक लेकर आते हैं। वो फिर उस सारे केक्स पे वो क्या करते हैं, वो जो टीचर हैं वहाँ से वो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, और सरकमफ्रेंस के बाद वो उसका रेडियस निकालते हैं, उसमें से वो पाए कैलकुलेट करते हैं, और हैरानगी के तौर पे सब केक्स का जो पाए है वो एक जैसा निकलता है। और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, और केक वो सर जो है ना वो भी इंजॉय करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। दुनिया में ऐसे मनाया जाता है। अब ये बच्चों को सिखाते हुए यहाँ भी पता नहीं प्राइवेट स्कूल्स में मनाया जाता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर कंट्रीज में ज़रूर मनाया जाता है। ये छोटे बच्चों को जो पढ़ाती हैं उनको तो ये होगा, वो मे भी यहाँ भी सेलिब्रेट करती हैं। पहली बार सुना है, अच्छा ये मनाया जाता है। ठीक है, आप उसको सर्च आउट करें, और आप जिन स्कूल में अगर आप पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, आप बच्चों को बताएं और ये पायर डे को स्टार्ट करें। कितनी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और कमाल की डेवलपमेंट है, बच्चों का इंटरेस्ट इसमें आता है ना। तो बड़ी तकरीबात होती हैं बड़े बड़े वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं, स्कूल्स में होती हैं, खास तौर पे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, उसमें वो खाना पीना भी इंजॉय करते हैं। नहीं, ऑनलाइन तो हम नहीं वो इंजॉय कर सकते, लेकिन ये कि जो फिजिकली है तो अगर हम होते तो फिर आप इस पे काम कर सकते थे। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये आपको जरा मैं रियल लाइफ के टेस्ट से बता दिया तो आपको ये क्लियर हो गया। तो ये है आपका सर्कल। इस सर्कल के बारे में आपको जितनी बातें बताई हैं ये आनी चाहिए। ये डिफरेंट किस्म के सवालात में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। सर्कल ओके हो गया जी। अब सर्कल की जिस तरह शेप है इसी तरह डिफरेंट किस्म की और भी शेप्स हैं। एक इस तरह की शेप भी होती है, ऐसी शेप जिसमें जो फेसिंग साइड्स हैं वो बराबर हों। फेसिंग साइड्स बराबर हों, ऐसी शेप को रेक्टेंगल कहते हैं, या इसको उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। फेसिंग साइड्स बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, फेसिंग साइड्स बराबर है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इसका एरिया का क्या फार्मूला है, इसका जो एरिया का फार्मूला है वो क्या है, लंबाई है ये और ये चौड़ाई, यानी कि एक साइड को दूसरे साइड से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका क्या आ जाता है, एरिया। और एरिया होता क्या है, एरिया उसके अंदर का जो एरिया है ना, जो शेडेड रीजन होता है उसके अंदर जो है ना जितना आता है वो उसका एरिया होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको एरिया भी अभी तक आप सुनते आए हैं, एरिया एरिया है क्या, मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आपके घर में एक लॉन है, ग्रास का लॉन है, जिसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, है वो इस तरह का रेक्टेंगल शेप का है, यानी यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी। अब आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे ग्रास लगाना चाहते हैं। आप ये देखें कि आप वो जो ग्रास है ना, वो 1 स्क्वायर फुट में कितना आपका घास लगता है, यानी स्क्वायर फुट का मतलब है 1 फुट यहाँ ऐसे, 1 फुट यहाँ ऐसे, 1 फुट ऐसे यहाँ, 1 फुट, स्क्वायर फुट है ना।
आप देखें कि एक स्क्वायर फुट में कितना घास लगता है। मिसाल के तौर पे आपका, आपने यहाँ पौधा लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, आपने इन शॉर्ट 8 पौधे लगाए। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि 8 पौधे मेरे एक स्क्वायर फुट में लगते हैं। अब आप एरिया कैसे हेल्प करेगा कि आपको उस पूरे प्लाट में कितने लगेंगे, ये आपसे आपने हिसाब लगाना है। मैंने मंगवाना है जी पनीरी से, क्या कितने मंगवाऊं, तो ये आपको मैथ बताएगी। जैसे मैंने कहा था कि मैथ आपके साथ टकराएगी, आप जहां भी जाएंगे मैथ टकराए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका एरिया निकालें। एरिया क्या है, लंबाई जरा चौड़ाई, लंबाई जरा चौड़ाई, एक साइड और दूसरी साइड, 10 × 8, ये 10 फीट है ना मिसाल के तौर पे, और ये 8 फीट है। 10 × 8, लंबाई जरा चौड़ाई 80 स्क्वायर फीट। इसका मतलब आपका जो एरिया है ना वो है इस पूरे लॉन का 80 स्क्वायर फीट। और आप जान चुके हैं कि 1 स्क्वायर फुट में मुझे कितने चाहिए, 8 पौधे। अगर 1 स्क्वायर फुट में आपको 8 पौधे चाहिए तो 80 में कितने चाहिए होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 80 और 8 को, 8 0 0 8 8 64। तो इसका मतलब आपको 640 पौधे चाहिए होंगे, और आप इस अपने प्लाट में वो लगा सकते हैं। और इस तनासब के साथ कि 1 स्क्वायर फुट में आपने 8 पौधे लगाने हैं। अब आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। आप जाएंगे, आप कहेंगे 640 पौधे लगाए, 640 पौधे जब आप लेके आएंगे, आप उनको स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाएंगे और आप उसको लगाएंगे, आपका एक पौधा भी नहीं बचेगा, और आपका 1 इंच भी ऐसा नहीं रहेगा कि वो रह जाए। और आपकी वालदा, आपके वालिद इम्प्रेस होंगे जी, कितना बड़ा इसका बेहतरीन एस्टिमेट है, एक पौधा भी इसका नहीं बचा। तो आपका जो बेहतरीन एस्टिमेट है वो किसने आपको बताया, इस टूल ने बताया, इस टूल ने बताया, और ये बेसिक मैथ है। तो ये आपको पता होना चाहिए जी, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। बताइए जी, ये आपको क्लियर हो गया जी रेक्टेंगल का एरिया। आपको ये लगता होगा कि बेसिक मैथ ये फजूल सी चीज है, ये ऐसे रटवाने के लिए, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल है, हर चीज ये एप्लीकेबल है, हर चीज पे अप्लाई होती है ये। हमें ये लगता है कि हम ये सिर्फ रटने के लिए और एग्जाम पास करने के लिए। एग्जाम पास करना तो छोटा सा इसका पार्ट है। ओके ओके, अब यहाँ तो बात हो गई क्लियर। ये तो इससे आपको पता चला कि जो एरिया होता है ये इंटरनल जो कवर्ड एरिया होता है ये उसको जाहिर करता है। अब जी एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर जिसको मैंने आपको जिसका नाम लिया था आउटर लेंथ, जो कि हमने सर्कल के लिए निकाली थी। और सर्कल के लिए हम पेरीमीटर को हमने कहा था सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस कहा था। अब बाकी जो शेप्स होती है ना उनको हम सरकमफ्रेंस नहीं कहते, उनकी जो आउटर लेंथ है हम उसको पेरीमीटर कहते हैं। क्या मतलब पेरीमीटर का, ये इसकी आउटर लेंथ है। अब इस शेप की अगर मैं आपको पेरीमीटर कहूँ कि निकालें तो आप कैसे निकालेंगे, अब यहाँ के इसके निकालें। इसका अगर आपको कोई कहे कि पेरीमीटर निकालें तो आप कैसे निकालेंगे, ये साइड जमा ये साइड, जमा ये साइड, जमा ये साइड। 10 8 18, 18 और 10 28, 28 और 8 36। तो 36 फीट इसका पेरीमीटर है। बस यही है और कुछ नहीं है पेरीमीटर। ये किसके लिए है, आपके शेप के लिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर लेंथ ऐसे निकालते हैं। और ये आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के लिए कैसे निकालते हैं, साइड बाय साइड। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है कि इस तरह की शेप जिसमें आपकी ना सिर्फ फेसिंग साइड्स बराबर हों बल्कि बाकी भी बराबर हों, और आपकी हर जो साइड है वो एक दूसरे के बराबर हो, ऐसी शेप को आप स्क्वायर कहते हैं। ऐसी शेप को आप मुरब्बा कहते हैं, जिसकी तमाम साइड्स बराबर हो, उसको स्क्वायर कहते हैं। अब उसमें क्या एरिया होगा, वही एरिया होगा, इसका भी वही एरिया है। एरिया क्या होगा, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। इसमें तो साइड जो ये एक साइड दूसरी साइड दोनों बराबर होगी, यहाँ पे एक साइड और दूसरी साइड का फर्क होगा। तो यही आपका एरिया है। इसका पेरीमीटर क्या होगा जी, इसका पेरीमीटर मिसाल के तौर पर एक की लंबाई 5 है ना, तो इसका 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 मल्टीप्लाई पे 4 कर लें तो 20 हो जाएगा। यानी जो एक साइड हो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ये है आपका स्क्वायर। बताएं जी, रेक्टेंगल और स्क्वायर का जी चीजें समझ में आ गई।
ओके जी, बताएं जी, सब क्लियर हो गया सबको, पेरीमीटर और ये? ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी हम। एक और शेप है जी, उस पे हम जरा चलते हैं। एक और शेप है हमारे पास, ये शेप है, ये भी हो सकती है। अब जितनी भी हमने शेप्स देखी हैं, ये देख नई शेप आ गई है। ये ऐसी शेप है जिसके अंदर तीन कोने हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ना, उसकी जो साइड्स है ना, वो आपकी रेक्टेंगल का एक साइड है, उसमें दूसरी साइड है, तीसरी साइड है, चौथी साइड। अगर आप इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं, आप इसको लेंथ कह दें तो ये भी लेंथ है, तो आप इसको टू लेंथ कह लें और टू विड्थ कह लें, ये भी कह सकते हैं। ये अगर ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, बराबर है। तो टू लेंथ प्लस टू विड्थ, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह भी आप कह सकते हैं। बस ऑल साइड्स को प्लस करना है। तो ये तीन कोनों वाली जब तीन कोनों वाली आ जाए तो फिर क्या होता है जी, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? मुसल्लस। इसको हम कहते हैं त्रिकोण। इसको हम कहते हैं ट्राइएंगल। ट्राइएंगल यानी कि जिस पे तीन एंगल बने। एंगल क्या होता है? दो साइड जब आपस में टकराती हैं, और आपस में जब दो साइड आपस में टकराती हैं, तो जो उनके दरमियान में कर्वेचर बनता है, उसको एंगल कहते हैं। एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये जिस जगह पे टकराएंगी उसके एक दूसरे के साथ जो उनका आपस में जो कर्वेचर बनेगा, इसको हम कहते हैं एंगल। इसको हम क्या कहते हैं जी? एंगल। ट्रायंगल आपको बता दिए जी कि ट्रायंगल क्या होती है जी। ऐसी क्लोज शेप जिसके तीन कोने हों, जिसके तीन एंगल हों, उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल की अब टाइप्स है। ये टाइप्स बड़ी जरूरी है, ये आपको बड़े वन पेपर के हवाले से पूछी जाती है। अब इसकी जो टाइप है ना, वो दो बेसिस पर है। एक एंगल की बेस पर है और एक है इसकी साइड की बेस पर। कैसे जी, हम जरा देखते हैं। ऐसी ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हों, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड्स बराबर हों, ऐसी ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, all the sides are equal in length, that triangle is called equilateral triangle। और इसी तरह एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स बराबर हो और तीसरी उनके बराबर ना हो, दो साइड बराबर हो और तीसरी साइड बराबर ना हो, ऐसी ट्रायंगल को, ऐसी ट्रायंगल को आइसो आइसोसीलियस आइसोसीलियस ट्रायंगल कहते हैं। आइसो, मैं इसकी स्पेलिंग जरा यहाँ लिखता हूँ। आईएसओ, आइसो, सी, SCELES। एक मिनट, मैं इसको रेस करता हूँ, ये गड़बड़ हो गया कुछ। एक मिनट। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो और तीन की तीन साइड्स बराबर ना हो, उनको हम क्या क्या कहते हैं जी? आइसोसेलियस। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन आप किसकी स्पेलिंग पे फोकस करें। ISOSCELES, आइसोसेलियस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं, और ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई साइड बराबर ना हो, कोई साइड एक दूसरे के बराबर ना हो, ऐसी ट्रायंगल को स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। तो तीन ट्रायंगल्स कौन सी बताई? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों बराबर हों, इक्विलेटर, दो बराबर हों, स्केलियसिस, नहीं स्केलिस कह रहा हूँ, आइसोस्केलियस, जिसकी तीनों बराबर ना हो, कोई आपस में ना बराबर हो, स्केलीन ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल्स की टाइप्स हैं
एज पर देयर साइड्स, साइड्स के हिसाब से। इसी तरह जो ट्रायंगल है इसकी जो एंगल है उस हिसाब से भी टाइप्स। वो क्या टाइप्स है जी? अगर ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपके ट्रायंगल का वो 90 डिग्री हो, ये 90 होता है ना बिल्कुल ऐसे, ऐसी ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का हो, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल बराबर हों, ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों एंगल बराबर हों, उसको जनाब इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। इक्यू एंगुलर ट्रायंगल। जिस तरह इक्विलैटरल थी साइड्स बराबर होने पे, इसी तरह एंगल बराबर होने पे इक्यू एंगुलर ट्रायंगल होती है। इसी तरह ऐसी ट्रायंगल जिसके तमाम एंगल लेस देन 90 हो, तमाम एंगल 90 से कम हो, यानी ये एंगल भी ये एंगल भी ये एंगल भी, ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट ट्रायंगल यानी जिसके सारे एंगल क्यूट हो, छोटे छोटे, उसको ट्रायंगल को 90 से सारे कम हो, उसको एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। और एब्ट्यूस ट्रायंगल एक और ट्रायंगल है जिसका एक एंगल कम से कम, एक एंगल क्या हो वो क्या हो ग्रेटर देन 90 हो, एक एंगल 90 से ऊपर चला जाए, ऐसी ट्रायंगल को ओब्ट्यूस कहते हैं। ठीक है, एक एंगल यानी वो जिस तरह ओबेसिटी होती है ना मोटापा, तो एक एंगल मोटा हो जाए या 90 से बड़ा हो जाए तो वो ओब्ट्यूस ट्रायंगल है। सारे छोटे हों तो क्यूट होते हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और इक्यू एंगुलर जिसमें सारे एंगल बराबर हो और जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक हो गया जी? तो ये इसकी बुनियादी बुनियादी टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है मैं दोबारा बताता हूँ। साइड्स के हिसाब से ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, क्या नाम बताया था? इक्विलैटरल। इसकी दो साइड्स बराबर हों, आइसोस्केलियस। इसकी कोई आपस में ना बराबर हो, स्केलियन। इसके सारे एंगल बराबर हों, इक्यू एंगुलर। इसके क्या बताया कि सारे एंगल लेस देन 90 हो, एक्यूट। कम से कम एक एंगल 90 से ऊपर हो, एब्ट्यूस। ठीक हो गया जी? इसके बाद एक एंगल 90 का हो तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये है जनाब ट्रायंगल्स की और ट्रायंगल्स की टाइप्स। ट्रायंगल का एरिया क्या है जी? वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जिस तरह आपने लेंथ इनटू विड्थ का फार्मूला याद किया हुआ है रेक्टेंगल के लिए, या इसी तरह जो ट्रायंगल है उसका क्या फार्मूला है? 1/2 एरिया का। याद रखिएगा एरिया का। ये क्या फार्मूला? 1/2 बेस इनटू हाइट। एक ट्रायंगल की जो बेस होती है वो और उसकी हाइट। ये बेस हाइट क्या है ये हम नेक्स्ट की क्लास में इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ सवालात हैं जो कि वन पेपर के हवाले से जरूरी है वो करेंगे, उसमें आपको ये क्लियर होगा। फिलहाल अभी जहन में आप रखें कि जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब जरा मुझे बता दें कि आप सबको ये ट्रायंगल क्लियर हो गई है? बताइए जी। ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर सबको ओके हो गया जी? सब बताइए जी। कुछ बड़े बड़े टॉपिक हम कल के लिए छोड़ रहे हैं, वो हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। थक तो नहीं गए सारे? आज हम दो चार टॉपिक और पढ़ लेते हैं। काफी कैसे, अभी तक तो हमने स्टार्ट किए।
तो मैं तो आपको कह चुका हूँ 12 तक। आपने वो ईटेबल्स रखे हैं साथ में, कोई मूंगफली या कोई ड्राई फ्रूट या कोई नींबू या कोई पानी साथ रखा हुआ होगा आपने? तो देखे ना, मैंने आपको ग्रुप के अंदर कन्वे किया था ना, पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी पी लें। जी, को ठंडी ठंडी चीज रख लें। चल, एक आधा टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा। क्या कहते हैं, पढ़ लें या? यही तो है ना, जैसे आपको सही लगे, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। थक जाते हैं एक तो सारे आप। चले, अभी चले, क्लास ओवर कर लेते हैं, क्योंकि फिर आप जो है सो रहे होंगे, फिर क्या फायदा होगा। तो इंशाल्लाह कल हम आज इसकी क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और कल जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। और आज हमने क्लास की टाइमिंग चेंज की है, तो उसका बड़ा एक अच्छा मस्बत रहा है। आवाज़ के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, स्क्रीन के हवाले से भी मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन या कोई शिकायत नहीं आई। ऐसे ही है ना, ये टाइमिंग ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें हम 11 11:30 तक जा सकते हैं। मैं तो आज 12 के हिसाब से बैठा था कि 12 तक हम जाएंगे इंशाल्लाह आज। जी ठीक हो गया। आज के लेक्चर में से किसी का कोई सवाल? ठीक हो गया जी। जो चीज़ें पढ़ी हैं इनकी, इनके लेक्चर्स बड़ा डिटेल्ड तरीके से प्लेलिस्ट भेजी हुई है, उसके अंदर देखें, चीज़ें कवर करें, आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक हो गया जी। और बेसिक मैथ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, मैथ खाली लेक्चर लेने से नहीं होती, मैथ करने से होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। और इससे रिलेवेंट मैं एक्सरसाइजेज आपको शेयर कर दूंगा, आपने वो लाजमी करनी है। कोशिश करें, एफर्ट करें। जी मैं भेज दूंगा। ठीक होगी जी। किसी का कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। ठीक होगी जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।